बहुत सारे गंभीर राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्या असर होगा बीजेपी पे, क्या असर होगा उत्तर प्रदेश चुनाव पे, जानना जरूरी है। राम मंदिर में जो चोरी हुई उसके सबसे सबकी दिल पे, आत्मा पे तो प्रहार हुआ ही हुआ, पर वो केस आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। लोएस्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकीलों ने कुछ फैसला लिया है। और जब एक बारी केस शुरू हो जाता है, डिमांड्स होती है, वो डिमांड्स जाके कहां रुकेंगी, वो जो भी मंदिरों के लिए लड़े हैं उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ इसका राजनीतिक असर क्या होगा। 90s से लेके राम मंदिर आंदोलन का यूपी की राजनीति पे असर रहा, पर लोगों को लगा राम मंदिर बनने के बाद असर खत्म हो जाएगा। पर क्या इस बारी जो ट्रस्ट के अंदर हुआ है उसका योगी सरकार पे असर पड़ेगा, डिफिकल्टीज हो सकती हैं, थर्ड टर्म आने में क्या हार भी हो सकती है। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट रीशफल के चर्चे हो रहे हैं, मॉनसून सेशन में क्या होगा, उससे पहले क्या नए लोग आएंगे कैबिनेट में, और मेजर चेंजेस सीसीएस में भी हो सकते हैं। मोदी 3.0 फुल फॉर्म में शुरू हो सकता है। पंजाब में क्या होगा वो भी एक बात है, अखिलेश यादव क्या चाह रहे हैं वो भी एक बात है। बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सबको समझने के लिए और इनका राजनीतिक असर जानने के लिए हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं आज अनुपम मिश्रा जी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। वो किस पैनी नजर रख के अपने यूनिक स्टाइल में सारी बात और विश्लेषण करते हैं वो आप जानते हैं। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग वंस मोर। राम राम ब्रदर। सर, मैं अगर राम मंदिर से ही शुरू करूं, उसके राजनीतिक असर की तरफ अगर मैं जाऊं, तो आप उसका क्या असर देख रहे हैं यूपी के अंदर, क्या मिस हैंडलिंग हुई है, ठीक हैंडलिंग हुई है, उसको पूरा एनालाइज राजनीतिक लेंस से अगर आप करें तो किस तरह आप देख रहे हैं। देखिए, जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और उसे किसी भी तरह का कवर फायर देना अपने आप में अपराध है। चोरी हुई, एक बहुत घृणित कार्य हुआ। 500 साल बाद जो आपको मंदिर मिला उसमें घपला हो गया, तो जाहिर सी बात है आज जो आप पूरे हिंदुस्तान के मंदिर अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं तो उस कैंपेन को भी एक झटका पहुंचता है। वो अलग बात है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के आधा दर्जन से ज्यादा बिशप जेल जा चुके हैं। चर्च ऑफ साउथ इंडिया के सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही, ईडी इंक्वायरी भी चल रही है, उनके बिशप रेप में जेल जाते हैं। वो अलग बात है कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के खिलाफ तमाम आरोप लगते आए हैं। वो अलग बात है कि वक्फ से ज्यादा घोटाला तो हिंदुस्तान में कहीं हुआ ही नहीं। वो अलग बात है कि वक्फ को तो सारे मुस्लिम मंत्रियों ने ही लूटा है, आजम खान तक पे वही आरोप लगा है। लेकिन उन सबसे हमारा क्या लेना देना। बड़ी बात यह कि हमको हमारा राम मंदिर मिला और उसमें चोरी हुई, और उसके लिए हम सब सामूहिक रूप से दोषी हैं, क्योंकि वहां पे जिसने जो भी चोर है, जैसे भी जो भी हुआ, वो हमारे समाज का एक हिस्सा है, वो सनातनी समाज का हिस्सा है। और मैं कम से कम फॉर माई पार्ट मैं उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। बहुत दुखद है, बहुत घृणित है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बट हैविंग सेड दैट, जो लोग उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत हास्यास्पद भी है। 1000 साल तक इस देश में मंदिरों को लूटा गया। महमूद गजनवी गोरी से लेके, बाबर से लेके, टीपू सुल्तान से लेके, औरंगजेब से लेके, किसने मंदिरों को लूटा, तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, गाय काटी, अपवित्र किए, सोना चांदी सब ले गए, हीरा मोती सब ले गए, पैसे ले गए। और ऐसे लोगों को जो लोग अब तक हीरो बताते थे, ऐसे लोगों को जो लोग अब तक आइडलाइज करते थे, ऐसे लोगों को जो अब तक फ्रीडम फाइटर बताते थे, आज उन लोगों को राम मंदिर पे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। वो एकदम से सनातनी हो गए। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। कल तक बाबर, गौरी, टीपू और औरंगजेब को डिफेंड करने वाले लोग, नालंदा के खिलजी को डिफेंड करने वाले लोग, आज उनको राम मंदिर पे बड़ा कष्ट हो रहा है, ये देख के हंसी आती है। अखिलेश यादव जैसे लोग तो अपनी खुशी ही नहीं छुपा पा रहे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप बाद में लगाते हैं और हंसने पहले लगते हैं। तो ये नजर आ रहा है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation
so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. सर मैं अखिलेश यादव की एक वीडियो डालना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने बोला ऑडियंसेस को पर्सपेक्टिव मिल जाए, जहाँ पे आपने बोला सौतेले भाई, चोर चोर, सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। आप कह रहे थे अखिलेश यादव की हंसी नहीं रोक रही, बैकग्राउंड में भी हंसी नहीं रोक रही, तो उनके लिए तो एक तमाशा हो गया है एंजॉयमेंट का। शायद उनको लग रहा है राजनीतिक लाभ भी हो रहा है। किस तरह आप ये देख रहे हैं जमीन पे जाता हुआ? आपको वो महफिल देखकर लग रहा है कि किसी को कोई कष्ट है? आपको उन लोगों की बातें, उनकी हंसी, उनके ठहाके सुन के लग रहा है कि जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को? वो चीज, वो बात, वो हरकत, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट एपिसोड जो हर सनातनी को कष्ट दे रहा है, वो उनके लिए सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है और उनके लिए एक तरह से एक पॉलिटिकल इशू है। जो लोग कल तक राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, जो आज तक राम मंदिर में झांकने नहीं गए, आज वो एकदम से इतने बड़े सनातनी हो गए। तो अब रही बात इनको राजनीतिक लाभ होगा या नहीं होगा, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह ये उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैंने एक पोस्ट किया था इश्करन जी कि अखिलेश यादव को अगर इससे कोई राजनीतिक लाभ चाहिए तो कम से कम उनको अपने हंसी पे काबू रखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा बनावटी दुखी दिखा ले। वो इस तरह अगर हंस हंस के उसका मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा होता है। मैं अक्सर कह रहा हूँ इस आजकल कि भाई लोग मोदी और योगी के नाम पे वोट डाल डाल के थक जाते हैं, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मुंह देख के वोट दे देते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर आज मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पर जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो एक बात मेंशन करी कि आगे के मंदिर केसेस में डिफिकल्टी होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली होने वाली है। पर आज जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट हेयरिंग की मांग की गई, सीबीआई प्रोब की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अर्जेंट हेयरिंग रोकते हुए वेकेशन के बाद, जो पार्शियल वर्किंग डेज हैं उसके बाद आई है। पर इसमें एक पहलू है कि डिमांड्स अलग अलग तरह की पिटीशंस डलेंगी कि मंदिर कैसे रन होता है, ट्रस्ट कैसे अपॉइंट होनी चाहिए। इस ट्रस्ट में भी बहुत सारे गवर्नमेंट थे, पर वो गवर्नमेंट को पूरा ही टेक ओवर करना चाहिए। जो बचे हुए रह गए हैं उनको भी वो पूरा एक जो मोमेंटम है वो और तेजी पकड़ेगा। तो उसको आप किस एंगल से देखते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग होगी तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह की बातें सामने आएंगी कि लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार ने इनफ किया है या इनफ नहीं किया? जो प्राइमरी टेस्ट तो यही होगा, यूपी पुलिस के पास रहे या सीबीआई के पास जाए। देखिए किरण, पहले तो मैं बता दूं कि जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण, अब वो दोबारा नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल नॉलेज से एक बात बता रहा हूं कि कोई लूपहोल अब छोड़ा ही नहीं जा रहा है। कोई लूपहोल नहीं छोड़ा जा रहा है। अब रही ये बात कि साहब इस सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के 2 मकसद थे। पहला तो ये कि टू कीप द पॉट बॉइलिंग, इशू जिंदा रहे, हंगामा मचता रहे। दूसरा इशू ये था कि जब आप, भाई भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार राज्य में है, यदि राज्य सरकार न्याय नहीं कर पाएगी तो केंद्र सरकार कैसे करेगी? लेकिन जब आप सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं तो कुल मिलाकर आपका आप जो इंप्रेशन देना चाह रहे हैं वो ये है कि वी डोंट ट्रस्ट योगी, हमें योगी पर भरोसा नहीं। तो कुल मिलाकर सारा खेल 2027 के विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। अखिलेश यादव खुल के हिम्मत नहीं है, क्योंकि भाई योगी और मोदी अभी भी इस देश के 2 राजनेता ऐसे हैं जिनके ऊपर पर्सनल करप्शन का आरोप स्टिक नहीं करता। पर्सनली आप इनको जनता करप्ट मानने के लिए तैयार नहीं, फाइनेंशियली करप्ट मानने को तो बिल्कुल भी नहीं तैयार है। तो अब ऐसे में अखिलेश यादव घुमा फिरा के कहते हैं अयोध्या और गोरखपुर की दूरी कितनी है, एक एसआईटी इस पे बननी चाहिए कि योगी बार बार अयोध्या क्या करने जाते थे, बट ही डेयर नॉट से इट डायरेक्टली। उनकी हिम्मत नहीं कि सीधे कह दे, लेकिन घुमा फिरा के वो आक्षेप लगा रहे हैं और उनको मालूम कि लोग इसको मानने वाले नहीं।
लोग इसको मानने वाले नहीं। अब यही बात कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। तो भाई सीबीआई इंक्वायरी जब राज्य रिकमेंड करता है अमूमन सामान्य तौर पे तब होती है। दूसरा ये है कि भाई कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इसमें सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं। पर इसके लिए आपको यू विल हैव टू मेक आउट अ केस कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में विद इन 10 डेज इंक्वायरी भी की, गिरफ्तारी भी की, एफआईआर भी की। और जैसा कि अभी आप प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, अयोध्या की बार एसोसिएशन ने तो बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है कि इन चोरों के लिए कोई भी आदमी नहीं खड़ा होगा। हालांकि वकील तो उन्हें मिलेगा ही, उनका एक वकील प्राप्त करना उनका संवैधानिक हक है। आप नहीं खड़े होंगे तो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। बल्कि यहां तक कहा है कि कोई अगर प्राइवेट वकील ये केस लेगा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो जो कुछ हो पा रहा है संभव सब कुछ हो रहा है। मेन ट्रस्टीज हैव रिजाइंड, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, रिकवरी हो चुकी है। मतलब जहां रिकवरी हो गई हो, मुझे याद नहीं पड़ता ईश्वरन, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आप शायद बेहतर बता पाएंगे कि किसी मामले में अगर पैसे की रिकवरी हो गई उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई हो। मुझे याद नहीं पड़ता। नहीं सर, वो सीबीआई इंक्वायरी का जो आपने बोला ना, बेसिक टेस्ट ये है क्या पुलिस जो जांच कर रही है वो सही दिशा में जा रही है, इसीलिए fair मैं कह जा रहा हूं ना, रही है। रिकवरी हो गई है। अगर हाँ? रिकवरी हो गई है दैट मीन जहां सही दिशा में जा रही है। पैसे की रिकवरी के बाद सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर, अगर राज्य की पुलिस पैसा रिकवर कर ले तो इसका मतलब केस इज मोरलेस सॉल्व। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी कभी हमको ऑर्डर करते हुए कोर्ट ने नहीं देखा। नहीं सर, वो तो फिर अगर बोलूं जो वो स्टैंड लेंगे कोर्ट में, वो ये लेंगे कि इतनी रिकवरी करी है, स्कैम इतना बड़ा था, लोगों को बचाया जा रहा है। तो वो तरह के वो तर्क का अगर लीगल हाँ पहलू से ठीक बात है, ठीक है, दे विल ट्राई टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और वो ये भी प्रयास करेंगे कि इसके बहाने, राम मंदिर की एक छोटी सी चोरी के बहाने हम पूरे सनातन को ही पेंट कर दें। डेफिनेटली उनका प्रयास होगा। तो इसमें मैं यही कह सकता हूं कि हमारे सौभाग्य से एक तो जजेस बहुत सीनियर होते हैं, उन्होंने दुनियादारी देखी होती है। और एज ऑफ नाउ हमारे पास एक अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं जिनको आप कुछ भी कर सकते हैं, बरगला तो नहीं सकते। दे नो कि एक सेकंड फाइल देखते ही एवरी जज नोज कि क्या हो रहा है। पर सर अखिलेश यादव का एक ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो डालना चाहूंगा कि जब वो कह रहे हैं कि हमने नई सरकार बनाई तो अयोध्या में हम ये करेंगे, अयोध्या में हम वो करेंगे। ये वो पार्टी है जो कार सेवकों के साथ अयोध्या में क्या किया ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, और अब ये इस एंगल को ले रहे हैं। डू यू थिंक कि जो लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं या बहुत डिसअपॉइंटेड हैं वो इस तरफ ड्रिफ्ट कर सकते हैं, या जो न्यूट्रल हैं वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं? उसका आप क्या तरह देख रहे हैं कि क्यों अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं इसके पहले ईश्वरन, आप देखें ये ट्वीट 27 तारीख यानी परसों का है। कल योगी ने इसका जवाब भी दिया है और उन्होंने अखिलेश का सबसे कमजोर पॉइंट पकड़ा है। उन्होंने कहा अखिलेश जी आप अयोध्या की चिंता छोड़िए, राम मंदिर के बनाने में आपने जितना, आपने और आपके खानदान ने जितना गोली चलाने से जितना आपने विरोध उत्पन्न किया उसका पश्चाताप कर लीजिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा अगर इतना ही सनातन जाग गया है आपके अंदर तो आइए चलिए मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि हमारे साथ चल के आप इसको मुक्त कराइए। अब अखिलेश यादव के लिए वीक पॉइंट इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव बार बार भगवान कृष्ण की लीनिएज क्लेम करते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। तो ऐसे में जब वो उनका ये पॉइंट जब भी आता है कि भाई आप कृष्ण के वंशज हैं और आप मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने में साथ नहीं आ रहे हैं, अखिलेश के पास इसका जवाब नहीं। अखिलेश ने आज तक इस बात का कभी स्ट्रेट आंसर दिया ही नहीं। तो उन्होंने एक तरह से अखिलेश की जिसे मर्म स्थल होता है, जो उनकी कमजोर नस है, उस पर प्रहार किया। तो वैसे भी जहां तक अखिलेश यादव आपका कहना है कि जो लोग निराश हैं, या फिर निराश तो हम भी हैं, निराश नाराज सब हैं, लेकिन एक पुरानी कहावत है हमारी तरफ इश्कन कि ग्वाले की बेरुखी से निराश होके गाय कसाई के पास तो नहीं जाएगी। ट्रू ट्रू ट्रू। ये और ये मुद्दे सर अब देखिए 27 गर्म हो रहा है। जैसे मैंने कहा राम मंदिर लोगों को लगा एक आंदोलन का हिस्सा था, उसको कुछ राजनीतिक असर भी बहुत पड़ा, वो खत्म हो गया। बट वन थिंग इज क्लियर कि वो खत्म नहीं हुआ सर। अब जो भी होगा
जिसमें रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे। तो इसका मैं एक पहलू में संघ परिवार से भी लेना चाहूँगा आपके, क्योंकि जैसे अभी पवन खेरा की स्टेटमेंट आई कि आरएसएस खत्म होने वाली है। इसका बहुत असर आरएसएस पे, वीएचपी पे भी और संगठन पे भी पड़ेगा कि किस तरह हो गया ये। ये राजनीति से थोड़ा दूर है, पर आप इसका संगठन पे क्या असर देखते हैं? और जो पूरी एक छवि है या आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, उस पे क्या असर देखते हैं आप? देखिए, चंपत राय का अपने आप में बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है इन ऑर्गेनाइजेशन से, और राम मंदिर के लिए उनका काफी संघर्ष भी रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी चंपत राय को किसी हैंकी पैंकी में इन्वॉल्व नहीं कहा। जब तक साबित नहीं हो जाता मैं उनको दोषी नहीं मानता। लेकिन जहां मैं उनको दोषी मानता हूं वो ये है कि इट वॉज अ वन मैन शो। पूरा राम मंदिर आप चला रहे थे। आपका दोष हो या ना हो, आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार दोहराता हूं कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे 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 अपराधियों से शिकायत नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जिसके लिए आए थे। पर आप चौकीदार कैसे निकले? आपकी नाक के नीचे ऐसा हुआ क्यों? तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चंपत राय को इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने दे भी दिया। अब आरएसएस के लिए डेफिनेटली ये वेकअप कॉल है, डेफिनेटली ये वेकअप कॉल है। क्योंकि होता क्या है कि आरएसएस का पूरा वजूद, पूरा एग्जिस्टेंस 100 साल की बॉडी है ये। आपने देखा अभी 1.25 साल मनाया उन्होंने। 100 साल का 90 साल आपके विपक्ष में गए। अब आप 10 साल से 12 साल से सत्ता में हैं, एंड वी ऑल नो दैट पावर करप्ट्स। तो कहा जाता है कि अस जग में जन्मा को नाही प्रभुता पाए जाए मदनाई। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको प्रभुता यानी सत्ता मिले और उसको मद ना हो, घमंड ना हो, यानी कुल मिला के उसको करप्ट ना हो। उसी को कहते हैं पावर करप्ट्स। तो आरएसएस के लिए भी एक वेकअप कॉल है, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, सबके लिए एक वेकअप कॉल है। क्योंकि आप जब लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपको ऐसे तमाम राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं, ऐसे तमाम लोगों को एंट्री देनी पड़ती है जो शायद अदरवाइज विपक्ष में रहते आपके साथ आते ही नहीं। तो आपने अपने अस्तित्व के 100 में से 90 साल तो विपक्ष में सही पूछे तो गुजार दिए। जब से आप प्रॉपरली सत्ता में आए हैं, जब से आपका एक आपका एक स्वयं सेवक 12 साल से प्रधानमंत्री है। तो वैसे तो अटल जी भी थे, पर इतनी मजबूत तरीके से नहीं थे, वो भी स्वयं सेवक थे। तो अब ऐसे में जब सत्ता और आरएसएस का बहुत मेल रहा नहीं। हकीकत ये कि जैसे राम मंदिर के ट्रस्टीज के लिए नया एक्सपेरिमेंट था, आरएसएस के लिए भी सत्ता एक नया एक्सपेरिमेंट है। तो विपक्ष में रहकर तो फिर भी आप अपने आप को आइडियोलॉजिकली प्योर रख सकते हैं। सत्ता में आई रिपीट, पावर करप्ट्स। तो ये आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या भाजपा हो, सबके लिए वेकअप कॉल है। आप बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप बात रख रहे हैं कि 90 साल तो आप तंगी में, स्ट्रगल में रहे, और प्योरिटी इन ऑपोजिशन इज स्टिल मे बी स्लाइटली इजियर। सत्ता में आके कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं जिसको आप रियल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, वो जरूरी भी है, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष में करप्शन का मौका कहाँ है? लठी है विपक्ष में तो लठी कहानी है बता। तो ये एक वेकअप कॉल, प्रोसेसेस चेंज, प्रोसीजर चेंज, रिफॉर्म जो भी है वो तो है ही है, वो किस तरफ जाता है। क्योंकि आरएसएस की स्ट्रेंथ के पीछे ये भी रहा है कि सिंप्लिसिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सिर्फ विचारधारा पे चलने वाले, उसके अंदर ये जो पहलू उठेंगे, इनको एड्रेस करना कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द संगठन एज इट गोज फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी विचारधारा में अब सत्ता का भी घालमेल लग गया है, सत्ता का तड़का लग गया है। तो अब दाल उतनी सादी नहीं बची। उसमें सत्ता का घी आ गया है, सत्ता का तड़का लग गया है। तो जाहिर सी बात है, आपकी दाल का टेस्ट बदल गया, आपकी दाल का कलर बदल गया। मैं अक्सर भाजपा के लिए भी कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारा चाल, चरित्र और चेहरा अलग है, पिछले 12 साल में ना उनकी चाल वो बची, ना चरित्र वो बचा, ना चेहरा वो बचा। पर मैं इसको ठीक के मानता हूँ, ठीक है भाई, राजनीति में कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और आपने कंप्रोमाइज किया। वैसे भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और पॉलिटिक्स निस्संदेह प्यार तो नहीं है, युद्ध ही माना जाएगा। और उसमें ठीक है आप जो कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस अपने आप को हमेशा नॉन पॉलिटिकल क्लेम करती रही है, अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताती है, एक सांस्कृतिक
एक संगठन बताती रही है, तो उनके लिए ये एक चुनौती होगी कि सत्ता में रहते हुए अपनी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी बना के रख सके। जी। अब मैं उससे जो आप स्वयं सेवक की बात की तो प्रधानमंत्री मोदी पे आना चाहता हूँ। क्या मोदी 3.0 की बातें शुरू हो गई हैं? 24 में थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो उस समय कहा जा रहा है कि कैबिनेट का बहुत बड़ा प्लान था। शायद जो लोग वाजपेयी एरा में प्रोमिनेंट थे उनको जो बचे थे उनको भी साइडलाइन या मार्गदर्शक मंडल जो भी लैंग्वेज प्रेफ़र कर लें, पर वो कुछ हुआ नहीं। अब क बात हो रही है आफ्टर विनिंग हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, लॉन्ग लिस्ट ऑफ विक्ट्रीज़। यू आर एज स्ट्रांग एज यू वर इन 24 इफ नॉट मोर। तो क्या आप कैबिनेट में एक जनरेशन शिफ्ट देख रहे हैं जो बीजेपी प्रेसिडेंट में हुआ? उसके अंदर एक बड़ा नाम है, यूपी से राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं। क्या तरह का आप सर देख रहे हैं, मैसिव चेंज या आप देख रहे हैं कैबिनेट में माइनर चेंजेस या मोदी 3.0 बीइंग अनलीश्ड? व्हाट इज योर व्यू ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कैबिनेट और व्हाट शुड हैपन इन द कैबिनेट? देखिए, शुड हैपन पे मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मोदी 3.0 इज ऑलरेडी अनलीश्ड, इट इज ऑलरेडी अनलीश्ड इन प्रोसेस। बल्कि ये अपने तीसरे टर्म में मोदी ने वो तमाम काम कर दिए जो वो पहले 2 टर्म में नहीं कर पाए। इस लंगड़ी सरकार ने वो अचीव कर लिया जो पूर्ण बहुमत की 303 सीटों की सरकार नहीं कर पाई। कमाल का काम किया इन्होंने। अब देखिए, रही बात इनके रोड मैप की, तो मुझे 1% भी संदेह नहीं, 1% भी संदेह नहीं है कि ये 2/3 बहुमत से अपना डिलिमिटेशन बिल क्रॉस कर लेंगे, पास कर लेंगे। कैसे करेंगे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन वो कर लेंगे, 100% कर लेंगे। तो आने वाले समय में जो डिलिमिटेशन होगा, तो आप यकीन माने फिर वो एक बड़ा डिसाइडिंग होगा, इस देश का आने वाले 25-30 साल के लिए मुकद्दर बदल देगा। बहुत ही है, आपने डिलिमिटेशन का असर कई बार देखा है। कांग्रेस ने 2008 में डिलिमिटेशन किया और 2009 का चुनाव वैसे ही जीता। आपने जम्मू कश्मीर में आपने डिलिमिटेशन किया, उसका असर नजर आया। हिमंता बिश्वा शर्मा ने असम में डिलिमिटेशन किया, उसका असर नजर आया। तो ये डिलिमिटेशन तो होगा, 100% होगा, और ये 2029 के पहले होगा। जो बात मैं करीब करीब 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो 2 बड़े काम होने जा रहे हैं, एक तो डिलिमिटेशन और दूसरा, जहां तक मुझको समझ में आता है कि इनको अपने आप को ये सिक्योर तो करेंगे ही, एक बार हो गए तो डिलिमिटेशन को सिक्योर कर देगी 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं तकरीबन श्योर हूं कि मोदी 3.0 की सरकार में ये बिल पास हो जाएगा, ये आएगा भी, वो पास भी हो जाएगा। और जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह है, उसके लिए तो भाजपा ने एक नया तरीका निकाला है कि एक स्टेट करके कर रहे हैं। आप देखें, राज्य दर राज्य कर रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन पहला और 1 नेशन 1 इलेक्शन दूसरा। आप मान कर चलें कि ये दोनों ही काम आपको निकट भविष्य में होते हुए नजर आएंगे। डिलिमिटेशन बहुत जरूरी भी है। यूएस के अंदर इसको जेरीमैंडरिंग बोल देते हैं, वहां भी करते हैं, किस तरह रीडिस्ट्रिक्टिंग कर रहे हैं, किस तरह वोट्स आ रहे हैं। और जैसे भैया, आपने जेरीमैंडरिंग हर जगह। अब मैं फिर अभी मैंने बात शुरुआत कहां से की थी कि कांग्रेस ने 2009 का चुनाव जीता 2008 के डिलिमिटेशन से। जो भी सरकार डिलिमिटेशन करेगी, जाहिर सी बात है कि अगर मैं डिलिमिटेशन करूंगा तो मैं आपके फेवर से क्यों करूंगा, मैं अपने फेवर से करूंगा उसमें। और वो एक संवैधानिक मैनिपुलेशन है which all the governments have been doing, और this is no exception। ये भी करेगी, 100% करेगी। हाँ, एक सवाल आपने और पूछा था कैबिनेट में चेंज होने का। तो एक बात ये, चूंकि मोदी आरएसएस से आए हैं, तो आरएसएस हैज ऑलवेज बिलीव्ड, मतलब आरएसएस ने हमेशा एक चीज सुनिश्चित की है कि हम आने वाले 25-30 साल के नेता तैयार करते चले। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इनका अपना एक चलता रहता है। जैसे बाकी पार्टियों में आप देखिए कि पहले नेता के बाद कोई नेता नजर नहीं आता। भाजपा में ऐसा कभी नेतृत्व का अकाल नहीं रहा, हमेशा आपको दूसरी और तीसरी पंक्ति नजर आती है। तो एक तो ये इसलिए वो चीज मोदी में अपने अंदर भी है कि मुझको लगातार अपनी जिसे कहना चाहिए अपनी कैबिनेट को और युवा और यंग और बेहतर करते रहना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एक ही कैबिनेट के साथ बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं निष्करण, तो फ्रेश आइडियाज आना बंद हो जाते हैं। पता चला वही मंत्री बैठा है 12 साल से, वही उसने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर रखे। तो आपको एक फ्रेश ब्लड चाहिए होता है।
चाहिए। अब वो लोग कहेंगे कि साहब अगर फ्रेश ब्लड कैबिनेट में है तो मोदी को भी हटा के फ्रेश ब्लड लाओ, तो एक दिन वो भी हटेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन एज ऑफ नाउ ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और कैबिनेट में जो कुछ भी चेंजेस होंगे आपको उसमें ये फ्रेश ब्लड वाला एक एंगल नजर आएगा। जी सर, और उसमें पर एक फ्रेश ब्लड में एक और एंगल भी है, क्योंकि अगर आप गुजरात के डे से देखें एज अ चीफ मिनिस्टर में, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, जो व्यक्ति कंट्रोवर्सी में फंसता है या जिसके ऊपर एलिगेशंस आती हैं, जनरली प्राइम मिनिस्टर डबल्स डाउन कि भैया इसको तो नहीं हटाऊंगा, प्रेशर में आऊंगा नहीं। अब इसमें कई नाम चल रहे हैं, एक धर्मेंद्र वो प्रधान जी मोदी का नाम बहुत पहले एक बार कह चुके हैं कि मैं मीडिया को मंत्रालय नहीं तय करने दूंगा। नहीं दूंगा। बट इसका क्या ये बैड असर भी हो सकता है कई बारी कि देयर आर सम जेन्युइन ग्रीवियंसेस अगेंस्ट अ पर्सन, अगर मीडिया उठा रही है या सोशल मीडिया उठा रही है, एवरीथिंग कैरिड टू एक्सेस कैन बी लीडिंग टू एन अनोमली। तो क्या आपको लगता है कि वो जो पॉलिसी थी अभी भी रहेगी या उसमें फाइन ट्यूनिंग होगी? क्योंकि बहुत सारी जगह एक मुख्यमंत्री पे जमीन को लेके इश्यूज उठ रहे हैं कि जमीन किस तरह प्रोक्योर की जा रही है, कहीं पे एग्जाम्स को लेके किए जा रहे हैं। तो डू यू फील इट कुड बी अ डिफरेंस दिस टाइम इन हाउ ही कैरीज इट आउट, और डू यू थिंक दैट जो सक्सेसफुल रास्ता रहा है उसी पे रहा जाएगा, थोड़ी सी बस पोजीशंस चेंज की जाएंगी? व्हाट इज योर व्यू इन अ बेटर, व्हाट इज अ बेटर थिंग टू डू? देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सेकंड गेस नहीं करता कभी। उन्होंने दिखा दिया कि भाई दे नो व्हाट दे आर डूइंग। कई बार ऐसा लगा कि समझ में नहीं आ रही बात क्या हो रहा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन समझ में आता है। मोदी और शाह पे आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं, ये आरोप तो नहीं लगा सकते कि उन्हें राजनीति नहीं आती। ये आरोप तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लगा सकता, राहुल गांधी भी नहीं लगा सकते कि इनको राजनीति नहीं आती। राजनीति के दोनों धुरंधर मास्टर हैं और जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। अब ये बात की साहब, जब मीडिया हल्ला मचाती, नहीं, बात मीडिया की नहीं है। देखिए, विपक्ष ने एक बहुत अच्छा गेम खेला है, इसका मैं उनको क्रेडिट दूंगा। उन्होंने जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को इतना ज्यादा मुद्दा बनाया, इतना हल्ला मचाया, उन्हें मालूम है कि अगर मोदी इतना कहने के बाद भी नहीं हटाएंगे तो उनके ऊपर आरोप आएगा, और अगर मोदी हटा देंगे तो क्रेडिट विपक्ष को चला जाएगा। तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस बात में मैं मानता हूं कि विपक्ष ने पहली बार एक अच्छा गेम खेला है। लेकिन बट देन मोदी इज अ हार्ड नट टू क्रैक। मेरे ख्याल से अब तक हम सब इस बात को समझ चुके हैं कि मोदी को अपने हिसाब से चला पाना जरा मुश्किल है, और अमित शाह को तो मुझे लगता है असंभव है। मोदी तो एक बार आपके थोड़ा लिहाज कर भी जाएंगे, अमित शाह के लिए तो असंभव है। तो करेंगे वही जो वो चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं दोनों लोग मिलके जैसे कि बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब इनके लिए स्टिकिंग योर नेक आउट एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। That's why I'm asking you to do the hazardous work, because नहीं, you are hazardous right. वर्क है। मैंने एक बात बोली, मैंने जो एक वाइडर पिक्चर है कि यस देयर विल बी चेंजेस एंड द चेंजेस विल ब्रिंग इन फ्रेश ब्लड। मैं इस बात को, भाई बात तो यहाँ तक की हो रही है कि साहब वित्त मंत्री तक के बदलने की बात हो रही है, कुछ लोग रक्षा मंत्रालय तक में बदलाव की बात कर रहे हैं। और एक बात जरूर मैं मोदी सरकार से चाहूंगा, और दिस इज समथिंग कि जो कि मैं पिछले कई साल से कह रहा हूँ कि ठीक है, बाकी आपको जो करना है करिए। अब डेफिनेटली हमसे और आपसे बेहतर राजनीति जानते हैं, लेकिन एक जगह वो गलत हैं और वो गलत थे, और ये चीज उन्हें ठीक करनी चाहिए। एक सूचना प्रसारण मंत्री के बगैर सरकार चल रही है, ये बात मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। आज का नैरेटिव के युग में जो एक दौर है, नैरेटिव का दौर है, उसमें आपके पास एक फुल टाइम सूचना प्रसारण मंत्री, आईबी मिनिस्टर नहीं है। आपके रेल मंत्री को आपने चार्ज दे रखा, उनके पास समय है देखने का, सूचना प्रसारण मंत्रालय में फटकते नहीं है वो, तो मामूली मंत्रालय नहीं है। मैं याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी ने नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में शामिल होने के लिए शर्त रखी थी कि मैं आऊंगी आपकी कैबिनेट में, प्रोवाइडेड आप मुझे सूचना प्रसारण मंत्री बनाए। मैं याद दिला दूं कि इस देश में पहली बार पहले सूचना प्रसारण मंत्री कौन हुए थे। इतना इंपॉर्टेंट है कि सरदार पटेल ने खुद ये पोर्टफोलियो लिया था। सरदार पटेल वॉज द होम मिनिस्टर एंड आईएनबी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है।
मैं याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार ये पोर्टफोलियो अपने पास रखा, और आज जब पूरा युग ही नैरेटिव पे चल रहा है, आज जबकि मुझे तो लगता है कि एक सूचना प्रसारण मंत्री ही नहीं होना चाहिए, उसके नीचे 3 राज्य मंत्री होने चाहिए, एक सोशल मीडिया के लिए होना चाहिए, एक अखबारों के लिए होना चाहिए, एक मुतफरिक होना चाहिए। मतलब आपको तो इस विभाग का, जिसे कहना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। तो आप एक दिलीप मंडल को वहां पे एडवाइजर नियुक्त करके आपको लगता है आपका काम हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। नो, एंड आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सबको याद करवाई कि इंदिरा गांधी बिकेम द आईबी मिनिस्टर, तो इंपॉर्टेंस उस जमाने से आज बढ़ी है। पर मैं इसमें एक बात सरदार ऐड पटेल के करूंगा, जमाने से, सरदार पटेल के जमाने से, पर मैं इसमें एक बात 47। ऐड करूं, नॉट ओनली इंडिया, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा प्रचार तंत्र पिटा, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद ग्लोबली अगर आप कहीं जाएं तो यू शुड बी हेयरिंग कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर स्टेट को नूर खां बेस तक जाके पेला और लिमिटेड वॉर कर पाई। इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन हिस्ट्री। भारत आज तक का इतिहास का इकलौता देश है जिसने एक न्यूक्लियर स्टेट पे हमला किया। आज तक न्यूक्लियर स्टेट पे हमला ही नहीं हुआ। और उसका कहीं प्रचार ही नहीं। तो जब आप बोल रहे हैं एमओएस चाहिए, मुझे लगता है एक एमओएस इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी आपको चाहिए, जो सोशल मीडिया समझे। मैं तो कह रहा हूं कि कई चाहिए। आपको इंटरनेशनल के अलग चाहिए, नेशनल के अलग चाहिए, सोशल मीडिया के अलग चाहिए, अखबार के लिए अलग चाहिए, पूरा। मुझे तो लगता है एक, भाई ये नैरेटिव का दौर है, लड़ाइयां। आप सोचें कि जितनी बुरी तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिटा है और उसके जितने हमने सबूत दिए हैं, उसके बाद उनको नैरेटिव लड़ा रहे हैं अपना, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर। तो भैया आज की तारीख में जो जंग आप मैदान में जीत रहे हैं, आप उसको नैरेटिव बोर्ड पे हार रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आपको तो सूचना प्रसारण मंत्रालय जितना है उसका 4 गुना कर देना चाहिए। तो आपने मंत्री ही नहीं रखा। मेरे लिए ये बात, चूंकि मेरी तो इश्करन पूरी जिंदगी आईएनबी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए भी थी, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो मेरे लिए तो ये एकदम ब्लास्फेमी। अगर मैं आपके जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस से पूछूं, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कम्युनिकेशन में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? वेरी इलस्ट्रेटिव टू पीपल जिन्होंने कांग्रेस का टाइम नहीं देखा हुआ। क्या डिफरेंस है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में? जब कांग्रेस अपने पीक पे थी, राहुल गांधी के अंडर नहीं बात करूंगा, जब कांग्रेस अपने पीक पे थी तो वो किस तरह डिफरेंटली डील कर रही थी इससे? भाई कांग्रेस अपने पीक पे थी, मुझे वो समय याद नहीं है क्योंकि वो इंदिरा गांधी का समय था। लेकिन इंदिरा गांधी की कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली बहुत शानदार थी। एक एक लाइन में बात कहती थी। मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, आपको तय करना है। इमरजेंसी में जब उनको इमरजेंसी लगाई, जब वो रायबरेली की सीट से हट गई, उन्हें हारा घोषित कर दिया गया, चिकमंगलूर लड़ने गई, पूरा जनता पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई, नारा दिया, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बहुत शानदार थी। राजीव गांधी भी किसी हद तक थोड़ा सा लीक से हटके बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका इतना ज्यादा राजनीति पर पकड़ नहीं थी। भाषा तो ठीक थी पर राजनीति पर उनकी तीखी पकड़ नहीं थी। सोनिया गांधी तो आज तक नर्मदा को नर्मदा ही कहती हैं, उनकी तो कुछ क्या ही बात करें। और राहुल गांधी की तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मेरे ख्याल से एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर। आज की तारीख में कांग्रेस में अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल है तो प्रियंका में है। वी गॉट टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन दिक्कत यह कि प्रियंका की कम्युनिकेशन स्किल भारतीय जनता पार्टी को कम परेशान करती, राहुल गांधी को ज्यादा परेशान करती। ट्रू एंड ऑल्सो जो आपने बात बोली कि कम्युनिकेशन स्किल हैज टू मैच विद पॉलिटिकल सेंस। Yes. वो पॉलिटिकल सेंस अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी यूपी में तो 1-2 बारी मिली, दिखी नहीं। आप क्या देख रहे हैं यूपी में? क्या कांग्रेस, अब राहुल गांधी यूपी का टूर करने वाले हैं, अखिलेश यादव राहुल गांधी का गठबंधन होता हुआ देख रहे हैं, असर देख रहे हैं? बंगाल में मुस्लिम वोट के बावजूद अखिलेश यादव है सीन के किस तरह ममता बनर्जी हारी, तो उनके मन में भी भय तो आ गया, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आती हैं हंसने वाली अलग है, पर कई घबराई हुई भी लगती हैं व्हेन ही इज पेल फेस्ड कि भैया क्या हो सकता है, चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है। तो किस दिशा में आप देख रहे हैं कांग्रेस का गेम प्लान या अखिलेश का गेम प्लान इन यूपी? भाई इस तरह देखिए कि मुझको अपनी पूरी पत्रकारिता में एक भी दिन याद नहीं आता
जब अखिलेश यादव प्रयागराज आके रुके हों रात को, कल रात को रुके थे, आज भी अभी भी प्रयागराज में। इसका इकलौता कारण यह है कि आज से 10 दिन पहले प्रोग्राम आ गया कि राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं 2 दिन के लिए। तो इसके पहले कि राहुल गांधी प्रयागराज आए 2 दिन के पहले, 2 दिन के लिए अखिलेश यादव प्रयागराज आ गए। प्रयागराज अखिलेश यादव कहीं नाइट स्टे करते ही नहीं, वो कहीं भी हो रात को फ्लाई करके लखनऊ पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रयागराज में नाइट स्टे किया क्योंकि राहुल गांधी का नाइट स्टे होना है। दूसरी बात, अभी भी जिस तरह के बयानात हमारे कांग्रेस के स्टेट लीडर्स दे रहे हैं, वो अखिलेश के बड़े डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग। क्या बोल, मतलब देखिए ना, जैसे अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव किया, तो कांग्रेसी लीडर्स ने कहा इतना ही पसंद है तो यूपी बुला लो मोहन यादव को, मध्य प्रदेश से पीछे छोड़ाओ। तो जो उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, जैसे इमरान मसूद है, प्रियंका गांधी के बड़े करीब हैं, वो इतना खुल के अखिलेश यादव को ललकारते रहते हैं। अजय राय हैं, तो ये सब ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन ये हर बार होता है, लेकिन समझौता फिर भी हो जाता है। यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है, न तोको और न मोको ठौर, यानी तुम्हारे पास कोई और नहीं है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, तो फिर जग मार के दोनों एक साथ आ जाते हैं। लेकिन इसको 2024 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हमने देखा है कि राज्यों में एक साथ, आंध्रा से लेके कई एग्जाम्पल हैं, ये राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए और एक ही साथ लोगों ने अलग अलग, मतलब लोकसभा में किसी और को वोट दिया और विधानसभा में किसी और को वोट दिया। इतना तो जनता वोट देना जानती है। आपको बता दें कि 2024 में चुनाव हो रहा था कि दिल्ली का राजा कौन होगा, 2027 में चुनाव होगा कि लखनऊ का राजा, उत्तर प्रदेश का राजा कौन होगा। उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता आज भी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना पसंद नहीं करती। जी, पर आपने जो एक बात बोली मेरे दिमाग में उससे आई कि 2/3 मेजोरिटी की जो बात कर रहे हैं, बीजेपी को 400 पार का नारा भारी पड़ा था कि संविधान में चेंज हो सकता है। नाउ बीजेपी इज रीचिंग 2/3 मेजोरिटी अगेन। मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा जिस दिन ये मेजोरिटी हो जाए, प्रचार शुरू हो जाएगा, डिलिमिटेशन से जनता को फर्क नहीं पड़ता, पर बड़ी बड़ी संवैधानिक चेंजेस आ रही हैं, इफेक्टिवली आप 400 पार हो रहे हैं। डू यू थिंक दैट नैरेटिव ऑपोजिशन शुड लाइकली डू इट बिकॉज इट वाज गुड फॉर देम, वो अंडर करंट चले तो बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है? बिकॉज 400 में तो हुआ। काट की हांडी की कहावत सुनी शरण आपने? कहावत है कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, वो पहली बार में जल जाती है। तो हो गया। दूसरी बात, अक्सर लोग इसको संविधान से जोड़ के देख देते हैं। यस, दैट वाज अ फैक्टर, पर मैं बार बार कहता हूं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती नहीं, भाजपा हारी है। बहुत ढेर सारी चीजें थी, इतनी ढेर सारी कि आप इस तरह समझें, मतलब सबूत है सामने, ऐसा नहीं कि आपको मेरे असेसमेंट से जाना है। I'll give you proof। चुनाव के बीचों बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। Who would have thought? ये दिखाता है कि दोनों के बीच में कितना बड़ा डाइवर्जेंस आ गया था बिना मतलब कोई इसको मारे। अच्छा, इसके बाद आरएसएस को भी समझ आया, बीजेपी को भी समझ में आया, भाजपा को समझ में आया कि आप कितने बड़े 30 मार्खा क्यों नहीं हो गए, आज भी आप आरएसएस के बगैर खड़े नहीं हो सकते। बंगाल में आरएसएस की बनाई जमीन, आरएसएस की खेती काटी है आपने। केरल में आपको मुस्लिम लीग से ज्यादा वोट मिला है तो आरएसएस के कितने कार्यकर्ता मारे गए। तमिलनाडु में आप खड़े इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि स्टालिन ने आरएसएस को घुसने नहीं दिया। तो जहां आरएसएस वहां भाजपा, जहां आरएसएस नहीं वहां भाजपा नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो 2024 में दोनों को समझ में आया, भाजपा को समझ में आया कि हम आरएसएस के बगैर खड़े नहीं हो सकते, और आरएसएस को भी समझ, उनका भी वेकअप कॉल था, उनके भी बड़ा एक एब्जेक्ट लेसन था। उनको भी समझ में आया कि नहीं साहब, अगर अपनी सरकार चली गई तो हमारा भी असर कम हो जाएगा। और उसके बाद 2024 के तुरंत बाद भाजपा और आरएसएस फिर एक हो गए, और उसका असर आपने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बिहार में देखा, बंगाल में देखा। जी सर। तो वो एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग डिफरेंस था, आरएसएस का भाजपा से अलग हो जाना। जी सर, मैं एक सवाल जाते जाते अरविंद केजरीवाल पे लेना चाहता हूं, क्योंकि
एक तरफ अरविंद केजरीवाल की वो फेमस स्टेटमेंट कि मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर में क्या होना चाहिए, बेसिकली सेइंग कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए वहां पे, और दूसरी तरफ सबसे एक्टिव उनकी पार्टी के संजय सिंह हुए हैं, जो कभी कहते हैं जमीन खरीदने में घोटाला हुआ, अब जब ये हुआ है तो सबसे एक्टिव होकर टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, हर जगह जाके सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पे, पूरी टेम्पल मूवमेंट पे। तो किस तरह आप आम आदमी पार्टी की राजनीति देख रहे हैं इस इशू को लेके? यूपी में तो उनकी स्पेस नहीं है, पर दिल्ली में वो रिकवरी चाहते हैं, पंजाब में चुनाव है, वो वापस जिस तरह आना चाहते हैं। व्हाट इज द संजय सिंह गेम इन उत्तर प्रदेश? देखिए, भगवंत मान का जो कांड हुआ है, जिसमें वो सिख गुरुओं की फोटो पे शराब छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं, उटपटांग बोलते नजर आ रहे हैं, और एक बार वो बात साबित भी हो गई कि वीडियो सही है, अकाल तख्त का आदेश भी आ गया, तो केजरीवाल इस बात को समझ चुके हैं कि ही कैन नॉट काउंट ऑन सिख वोट्स एनीमोर। उन्हें समझ में आ गया कि सिख वोट उन्हें नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल जाए। तब वो हिंदू वोट का ड्रामा उन्होंने शुरू किया है। अब वो कह रहे हैं कि अमृतसर में मैं माता जानकी मंदिर बनाऊंगा। जब मजेदार बात यह है कि अमृतसर में पहले से माता जानकी मंदिर है। तो जिस प्रकार अखिलेश केजरीवाल ने दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनवाया अपने 12 साल में, पुराने स्कूलों को ठीक ठाक कर दिया थोड़ा बहुत, तो उसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ भी माता जानकी मंदिर के सामने वो एक लैंप पोस्ट लगा देंगे, कह देंगे मैंने नया मंदिर बना दिया। तो बाकी तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर लें, ये जो वोट हिंदू के नाम पे पड़ेगा, सनातन के नाम पे पड़ेगा, वो अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिलेगा। ये भूल गए थे लोग, बहुत लोग भूल गए थे ना। मैं लोगों को हर चैनल पे याद दिलाता हूं, ये पोस्ट आज भी अरविंद की टाइमलाइन पे पड़ा है, उसने हटाया नहीं। इट डिड नॉट रिमूव इट आज तक। दूसरा, जिसमें हनुमान जी का मजाक बनाया है, ये पोस्ट भी आज भी अरविंद की टाइमलाइन पे पड़ा है। उनका दुस्साहस देखिए, उन्होंने इसको हटाया तक नहीं। और सर यही उससे से याद आता है, जब हिंदुओं की पीड़ा थी कश्मीर फाइल्स पे, किस तरह वो ठहाके लगा के हंसा जाता था सेनेट के अंदर। यस यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो। जी 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 सर, थैंक यू सर। बहुत सारे मुद्दे, राम मंदिर, यूपी पॉलिटिक्स, मोदी कैबिनेट को लेके, और 2/3 मेजोरिटी को लेके, और अगर 2/3 मेजोरिटी हो गई तो आई डू बिलीव कई बिग बैंग हो सकते हैं। और मैं भी आपकी तरह कोई गेस नहीं करूंगा कि बिग बैंग के अंदर आपने 2 जो बताए वो तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बट और भी क्या क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करते रहेंगे सर। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दिस। राम नमस्कार। राम राम।